अपन विद्युत रसायन तीसरा यूनिट पढ़ रहे थे और तीसरे यूनिट में अपन ने प्रारंभिक बातें पढ़ ली थी। आज अपन इसी में आगे स्टार्ट करते हैं और वो है विद्युत अपघटनी सेल। अगला अपना जो आर्टिकल है उसका नाम है विद्युत अपघटनी सेल। सबसे पहले विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं? तो जब विद्युत ऊर्जा का व्यय किया जाता है और विद्युत ऊर्जा के व्यय करने से कोई रासायनिक प्रक्रम संपन्न होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यय करने से रासायनिक प्रक्रम संपन्न होता है, अर्थात ये स्वतः अप्रवर्तित अभिक्रियाएं होती हैं। स्वतः अप्रवर्तित अभिक्रियाएं होती हैं। इनको संपन्न करने के लिए ऊर्जा हमें देनी पड़ती है। इसके लिए हम लिख सकते हैं डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0। जब इस प्रकार की अभिक्रियाएं किसी प्रक्रम में संपन्न होती हैं तो उसको विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। जिस पात्र में इस प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न की जाती हैं उस पात्र को वोल्टामीटर या विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। मान लीजिए एक पात्र लिया हमने और उस पात्र में ये प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक इलेक्ट्रोड और प्लेटिनम का दूसरा इलेक्ट्रोड। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके बने हुए हैं? प्लेटिनम के बने हुए हैं। और इसमें हम विद्युत अपघट्य के रूप में डाइल्यूट HCl तनु HCl भर देते हैं। डाइल्यूट HCl भर देते हैं। अब अगर इनको हम इस तरह से किसी सेल से जोड़ते हैं तो यह विद्युत अपघटनी सेल हो गया, क्योंकि जब इसमें धारा प्रवाहित होगी, ये प्लस सिरा है, ये ऋण सिरा है ना। प्लस से जुड़ा हुआ जो इलेक्ट्रोड है उसको हम एनोड बोलते हैं। ऋण से जुड़ा हुआ जो सिरा है उसको हम कैथोड बोलते हैं। एनोड क्यों बोलते हैं? तो ध्यान देना, एनायन जो है वो इस पर आकर विसर्जित होते हैं और कैटायन जो है वो इस पर कैथोड पर आकर विसर्जित होते हैं, इसलिए उसको कैथोड बोलते हैं। जब हम इस प्रक्रम में विद्युत प्रवाहित करेंगे, इसको सेल से जोड़ेंगे तो इसके अंदर इस प्रकार की अभिक्रिया होगी। कैथोड पर क्या होगा? तो सबसे पहले जो HCl है उस HCl का अपघटन होने से 2 प्रकार के आयन बनेंगे, H+ और Cl। और ये जो H+ आयन है वो इस कैथोड पर जाएगा और कैथोड पर H+ आयन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन हो गया। एनोड की जब हम बात करें तो यहाँ पे जो क्लोराइड आयन बने हैं वो क्लोराइड आयन एनोड पर जाएंगे और क्लोराइड आयन एनोड पर जाकर क्या करेंगे? तो एनोड पर जाकर अपने इलेक्ट्रॉन वहाँ पर विसर्जित कर देंगे और इलेक्ट्रॉन विसर्जित करके ये क्लोरीन गैस में परिणित हो जाएंगे। और यहाँ पर इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। इससे कौन सी किस प्रकार की अभिक्रिया हुई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इस तरह से
स्वतः अप्रवर्तित ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया जब होती है और उसके लिए हमको विद्युत ऊर्जा स्रोत से प्रक्रम को जोड़ना पड़ता है, विद्युत ऊर्जा हमको बाहर से देनी पड़ती है, तो उस प्रक्रम को हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। यहाँ अगर हम इस बाहरी परिपथ की बात करें तो बाहरी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है वो इस दिशा में हो रहा है और धारा का जो प्रवाह है वो उसके विपरीत दिशा में। यानी कि बाहरी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर हो रहा है और धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की हो रहा है। परंतु आंतरिक परिपथ की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन देखिए आप, ये एनोड से कैथोड की तरफ आए और कैथोड के माध्यम से कैथोड क्या कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन आंतरिक परिपथ और बाहरी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अगर हम देखें तो हमें ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के विपरीत, उल्टा। तो बाहरी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कहाँ होता है? एनोड से कैथोड की ओर। और ये प्रक्रम तब तक काम करता रहता है जब तक कि नंबर 1 प्रक्रम कब तक काम करेगा? तो प्रक्रम 2 अवस्था में काम करेगा। नंबर 1, जब तक कि हम सेल को हटा नहीं देते या सेल की ऊर्जा समाप्त नहीं हो जाती, यानी कि विद्युत परिपथ बंद नहीं होता। और दूसरा हम देख रहे हैं इसमें किसका अपघटन हो रहा था? HCl का अपघटन हो रहा था। तो जब तक समूचे HCl का अपघटन नहीं हो जाता, यानी कि संपूर्ण HCl समाप्त नहीं होता, जब तक ये दोनों में से एक परिस्थिति नहीं हो जाती तब तक यह विद्युत अपघटनी सेल कार्य करता रहता है, यह प्रक्रम चलता रहता है। अगर विद्युत परिपथ बंद हो जाता है या HCl समाप्त हो जाता है तो दोनों ही परिस्थितियों में इसका काम करना बंद हो जाता है। और दूसरी जो खास बात है वो ये है कि प्रत्येक परिस्थिति में, है ना, पूरे प्रक्रम के दौरान हमेशा जो हमने विद्युत अपघट्य लिया है वो विद्युत अपघट्य उदासीन बना रहता है, उस पर कभी भी कोई आवेश नहीं। संपूर्ण प्रक्रिया प्रक्रम के दौरान विद्युत अपघट्य जो हमने HCl लिया था वो उदासीन, क्योंकि जितने H+ आयन बनेंगे उतने ही Cl- आयन बनेंगे और H+ आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, जितने Cl- आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉनों को H+ आयन ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से न तो यहाँ धन आयन बढ़ रहे हैं न ही ऋण आयन बढ़ रहे हैं और इसके संपूर्ण प्रक्रम में क्या होता है, ये विद्युत अपघट्य जो है हमारा वो उदासीन बना रहता है। अब ये जो विद्युत अपघटन हमारा हो रहा है उसके संदर्भ में माइकल फैराडे ने बहुत अध्ययन किया और उन्होंने विद्युत अपघटन से संबंधित 2 नियम बताए। उसमें से सबसे पहला नियम जो है फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम। फैराडे ने कहा कि जब इस प्रकार का किसी सेल में विद्युत अपघटन हो रहा है तो विद्युत अपघटन की क्रिया के दौरान अभी हमने देखा कैथोड पर क्या हो रहा था, धनायन जा रहे थे, एनोड पर क्या हो रहा था, ऋणायन जा रहे थे। यानी कि कैथोड और एनोड पर कोई न कोई धनायन या ऋणायन जा करके मुक्त होता है, निक्षेपित होता है। तो उसी के संदर्भ में उन्होंने नियम दिया और वो ये नियम दिया कि विद्युत अपघटन क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा या मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उस विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है।
आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है, ऐसा कह सकते हैं। यानी कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। m क्या है? m है निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। और q क्या है? q है प्रवाहित आवेश की मात्रा। ये दोनों मात्राएं समानुपाती होती हैं। इसको शब्दों में लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं? शब्दों में हम इस तरह से लिख सकते हैं, विद्युत अपघटन की क्रिया के समय इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ या मुक्त पदार्थ की मात्रा उस विलयन में प्रवाहित आवेश, जिसको अपन सरल भाषा में बोले तो विद्युत बोल सकते हैं, प्रवाहित आवेश की मात्रा के समानुपाती हो। विद्युत अपघटन की क्रिया के समय इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ या मुक्त पदार्थ की मात्रा उस विलयन में प्रवाहित आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। अर्थात अगर हम प्रवाहित जो विद्युत कर रहे हैं, आवेश कर रहे हैं, उसकी मात्रा ज़्यादा है तो यहाँ उस इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित जो पदार्थ है उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हम इसको आवेश को कम प्रवाहित कर रहे हैं तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम आवेश बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उस पर एकत्रित होने वाले या उससे मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो ये फैराडे का प्रथम नियम था। इसी को थोड़ा और सरल करके हम देखते हैं। तो आवेश q का मान आपने पढ़ा होगा, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, q की जगह हम लिख सकते हैं I इंटू टी, क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा है q इज इक्वल टू I, धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए अगर हम इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएं तो यहाँ हम लगा देते हैं WI। W क्या है? एक नियतांक। W एक नियतांक है। W एक नियतांक है जिसको कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। W का नाम क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और इस W का मात्रक क्या होगा? तो W का मात्रक हम इसी सूत्र से निकाल सकते हैं। W इज इक्वल टू हो जाएगा M अपॉन I T। M को हम किस में लिखते हैं? ग्राम में। I को किस में लिखते हैं? एम्पियर में। T को किस में लिखते हैं? सेकेंड में। और इसलिए इसकी जो इकाई है वो क्या हो जाएगी? ग्राम एम्पियर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। विद्युत रासायनिक तुल्यांक की इकाई क्या होगी? तो आपको याद रखना है ग्राम एम्पियर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कहाँ से बनी? इस सूत्र से बनी। अब इसी सूत्र को आगे अपन और प्रोसीड करें अगर, तो मान लीजिए हमने जो धारा प्रवाहित की उस धारा की मात्रा 1 एम्पियर है। अगर I इज इक्वल टू 1 एम्पियर और T इज इक्वल टू भी 1 सेकेंड है, तो उस अवस्था में क्या हो जाएगा? उस अवस्था में हमारे पास हो जाएगा W इज इक्वल टू M, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर पदार्थ
निक्षेपित होगा। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं? अगर ये परिभाषा हमको पूछी जाए, विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा में हमको क्या लिखना पड़ेगा? इसकी परिभाषा में लिखना पड़ेगा कि यदि किसी विद्युत अपघट्य में एक एम्पियर की धारा एक सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित इकट्ठा होने वाला या मुक्त पदार्थ की मात्रा, ये W = M, पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। जब हम 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि आवेश Q = 1 कूलम है, तो उस समय जो पदार्थ इकट्ठा होगा इलेक्ट्रोड पर, उसकी जो मात्रा है उसी मात्रा को हम क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो ये फैराडे का प्रथम नियम था। सेकंड नियम फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम में फैराडे ने कहा कि अगर दो विद्युत अपघटनी सेलों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, दो या दो से अधिक, ये इलेक्ट्रोड है दोनों के, थोड़ी देर के लिए इसमें मान लीजिए है कॉपर सल्फेट विद्युत अपघट्य, इसमें है AgNO3 और इसको हम जोड़ देते हैं सेल से प्लस माइनस प्लस माइनस, इसमें ये विद्युत अपघट्य बना दिया मैंने। ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, इसमें ये एनोड है, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये कैथोड। अब अगर हम इसमें समान धारा प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा समान है, और उसके लिए हम बना देते हैं यहाँ पर कि अगर इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा समान है तो उस अवस्था में क्या होगा? ये नियम दिया किसने? फैराडे ने, और इसी को बोलते हैं फैराडे का दूसरा नियम कि अगर एक से अधिक विद्युत अपघटनी सेलों को हम इस प्रकार श्रेणी क्रम में जोड़ करके उनमें समान धारा प्रवाहित करते हैं तो इसकी वजह से ये जो विद्युत अपघट्य है उसका पदार्थ निक्षेपित होगा, इसकी वजह से ये जो विद्युत अपघट्य है वो पदार्थ यहाँ निक्षेपित होगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों पर अलग अलग पदार्थ निक्षेपित होगा। और उनमें क्या संबंध होगा? तो उसके लिए उसने कहा कि उनमें ये संबंध होगा, सीधा सीधा संबंध कि निक्षेपित कॉपर का भार बटा निक्षेपित चांदी का भार बराबर कॉपर का तुल्यांकी भार बटा चांदी का तुल्यांक बटा Ag का
तुल्यांकी, मतलब उन्होंने जो नियम दिया उस नियम को अगर हम भाषा के रूप में लिखें तो भाषा में ये हो जाएगा कि यदि विद्युत की समान मात्रा को भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में से प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। भाषा के रूप में इसको कैसे लिखेंगे? नियम याद कर लीजिए आप, फैराडे के विद्युत और अपघटन का नियम यहाँ लिख रहा हूँ मैं, फैराडे का विद्युत और अपघटन का नियम। यदि विद्युत की समान मात्रा को भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में से प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित या मुक्त भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के से समानुपाती होती है। अर्थात अगर इसको हम संक्षेप में लिखें तो फैराडे के नियम का संक्षिप्त रूप हो गया सेकंड नियम का M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। फैराडे के द्वितीय नियम का जो संक्षिप्त रूप है वो हो गया M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। अब इसी को देखिए आगे हम किस प्रकार से गणितीय रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। निक्षेपित कॉपर का भार बटा निक्षेपित Ag का भार। मान लीजिए निक्षेपित कॉपर का भार M1 है और Ag का भार M2 है, वो किसके बराबर होता है? उनके तुल्यांकी भारों के, है ना, उसमें अनुपात में होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं M1 बटा M2 बराबर E1 बटा E2। परंतु प्रथम नियम में हमने क्या परिभाषित किया था? M इज इक्वल टू WIT, यानी कि M1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? W1IT, और M2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? W2IT बराबर E1 अपॉन IT से IT कैंसल हो गया। और इस प्रकार हमारे पास क्या बचा? जब हम इसको सरल करेंगे तो हमारे पास बचा W1 बटा W2 बराबर E1 बटा E2, या इसी को हम गणित के रूप में लिखें तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, जहाँ W क्या है? W विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। W क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, जबकि E क्या था? तुल्यांकी भार था। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। इस तरह से हमारे पास क्या आ गया? W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E आया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा दो। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा देना हमको कोई न कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा।
और इसलिए अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा E बराबर Q इंटू डब्ल्यू, जहाँ डब्ल्यू विद्युत रासायनिक तुल्यांक है और E क्या है, तुल्यांक की बार है। अर्थात यहाँ हम इस भाषा के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है वो किसके समानुपाती होता है, तुल्यांकी भार के समानुपाती। संक्षेप में बोलें तो विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम ऐसा भी बोल सकते हैं कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान उस पदार्थ के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। अब अगर इसमें हम देखेंगे 1 एम्पियर की जो धारा है वो 1 सेकंड तक प्रवाहित करें, I इजिकल टू 1 एम्पियर और T इजिकल टू 1 सेकंड, यानी कि कुल मिलाकर Q इजिकल टू 1 कूलम। आवेश का मान 1 कूलम है, तो आवेश का मान 1 कूलम होने पर प्रयोगों में ये देखा गया है कि निक्षेपित जो चांदी है उस चांदी की जो मात्रा है वो होती है 0.0011180 और इसी तरह से कॉपर की जो मात्रा है वो होती है 0.003296। ये प्रैक्टिकली देखा गया कि अगर 1 कूलम आवेश प्रवाहित किया जाता है तो अभी हमने 2 विद्युत अपघटनी सेल लिए थे, एक में AgNO3 था, दूसरे में कॉपर सल्फेट था। तो निक्षेपित होने वाली जो सिल्वर है या चांदी है उसकी मात्रा होती है 0.0011180 ग्राम और कॉपर की मात्रा होती है 0.003296 ग्राम। ठीक है, तो अगर हमको 1 ग्राम तुल्यांक निक्षेपित करना हो तो विद्युत की मात्रा कितनी चाहिएगी। यदि हमें 1 ग्राम तुल्यांक करना है तो देखिए 1 ग्राम तुल्यांक Ag के लिए 1 ग्राम तुल्यांक Ag के लिए 1 ग्राम तुल्यांक Ag के लिए हमको कितनी मात्रा चाहिएगी, तो Q इजिकल टू Ag का तुल्यांकी भार बटा Ag का विद्युत रासायनिक। Ag का तुल्यांकी भार कितना होता है, 107.88 और विद्युत रासायनिक तुल्यांक अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया 0.001118। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो हमारे पास आता है वो होता है 96,425। इसी तरह से अगर हम 1 ग्राम कॉपर के लिए निकालते हैं, 1 ग्राम कॉपर के लिए, तो Q इजिकल टू कॉपर का तुल्यांकी भार बटा कॉपर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और कॉपर का तुल्यांकी भार कितना है, तो कॉपर का तुल्यांकी भार होता है 31.88 और उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना है, तो अभी हमने लिखा था 0.0003296 और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 9651 567। अगर हम H2SO4 लेते हैं विद्युत अपघट्य के रूप में, और अगर विद्युत अपघट्य के रूप में H2SO4 लेकर के करते हैं तो H2SO4 की कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो H2SO4 में हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार 1 बटा निक्षेपित हाइड्रोजन के लिए जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है वो है 0.0001036 और इस तरह से आता है 96,515 कूलम।
कितना आता है 96,515। अर्थात हम देख रहे हैं किसी भी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक भार, क्या 1 ग्राम तुल्यांक भार किसका है Ag का, 1 ग्राम तुल्यांक भार किसका है कॉपर का, 1 ग्राम तुल्यांक भार किसका है हाइड्रोजन का। तो हम जो देख रहे हैं वो यहाँ पर आवेश की जो मात्रा है वो लगभग समान मिल रही है और इस आवेश की मात्रा को हम कहते हैं फैराडे। क्या बोलते हैं फैराडे। और ये हमने इन सब का एवरेज लेकर एक जनरल मान लिया। एक फैराडे बराबर होता है 96,500। आपके स्तर पे ये ठीक है, इतना ही 96,500 कूलम। इसमें थोड़ा बहुत कटक पड़क एकदम एक्यूरेट लेंगे तो होगा, लेकिन आपको ये याद रखना है 12th स्तर तक कि एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम। ये क्या काम आता है, तो ये किसी भी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक विक्षेपित करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा है। 1 ग्राम तुल्यांक भार निक्षेपित करने या 1 ग्राम तुल्यांक भार को विलय करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा होती है, जिसको कहते हैं 96,500 कूलम। ठीक है। यदि हम ये माने कि धारा जो है वो I है, समय जो है वो T है, तो निक्षेपित मात्रा m निकालने का एक सूत्र आप लिख लीजिए। इस पर एक न्यूमेरिकल आता है IT इंटू E अपॉन n। इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, निक्षेपित मात्रा ज्ञात करो। तो m बराबर हो जाएगा ITE अपॉन NF, जहाँ पर धारा I है, समय T है, E का मतलब क्या है, तो E है तुल्यांक की भार। तो क्या बोलते हैं तुल्यांक की भार। n क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो उस आयन द्वारा क्या की जाती है, ग्रहण की जाती है, जो उस आयन द्वारा दी जाती है। तो तुल्यांक n क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और f बराबर हमेशा कितना लिखना है हमको, 96,500 कूलम। या तो सवाल में दिया हुआ रहेगा आपको, या फिर आपको इसको लिखना है। ये तुल्यांक की भार भी आपको प्रश्न में दिया हुआ रहेगा और f का मान भी दिया हुआ रहेगा, और नहीं दिया हुआ है तो वहाँ आपको 96,500 कूलम लिखना। अब इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल अपन देखते हैं, जो 1-2 बार पिछली परीक्षाओं में आ चुका है। CuSO4 के विलयन में, CuSO4 के विलयन में I = 1.5 एम्पियर की धारा है ना, T = कितना दे रखा है, 5 मिली तक प्रवाहित की जाती है। तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में हमको क्या क्या दे रखा है, तो सवाल में हमको दे रखा है T बराबर 63। अब सबसे पहले हम ये जो कॉपर की मात्रा ज्ञात करनी है, तो कॉपर का जो है वो किस प्रकार से आयन बनेंगे। तो कॉपर है वो Cu2+ आयन के रूप में रहता है, और ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसका अपचयन होता है कॉपर में, और ये कॉपर जो है वो सॉलिड रूप में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हो जाता है। तो यहाँ देखिए आप I का मान हमको दिया है, T का मान दिया है, E का दिया है, N का मान हमको यहाँ से पता पड़ा कि इस अभिक्रिया में N बराबर, या इस प्रक्रम में N बराबर कितना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। और F का मान कितना लिखना है, तो F नहीं दिया है सवाल में, इसलिए हम कितना लिखेंगे, 96,500 कूलम। और इसलिए जब हम M की गणना करेंगे तो वही सूत्र अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ITE अपॉन NF बराबर I का मान 1.5, T का मान 5 मिली। तो यहाँ T का जो मान है उसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 × 60 बराबर 300 सेकेंड, इसका आप ध्यान रखें। तो सेकंड में कन्वर्ट करने पर ये T बराबर कितना आ गया, 300, E बराबर 63,
और n बराबर 2, f बराबर 96,500। जब हम इसको सरल करते हैं तो हमारे पास इसकी मान आ जाता है 0.1468911, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इसको हम लें 0.1469, यानी कि कैथोड पर निक्षेपित होने वाली चांदी की मात्रा कितनी आ गई? 0.1469 ग्राम। तो इस सूत्र की सहायता से हम इस प्रकार के न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। ऐसा एक न्यूमेरिकल 16 या 17 के पेपर में आ चुका है, ऐसा मुझे कुछ आइडिया आ रहा है। इसी तरह से एक दूसरा छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है, वो है 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश ज्ञात कीजिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात कीजिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश ज्ञात कीजिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश बराबर 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू 1 मोल में कितने कण होते हैं? हमने पढ़ी है परिकल्पना, 6.023 इंटू 10⁻23। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आता है 96,500, मतलब 1 फैराड। तो दूसरी भाषा में हम बोलें तो ये भी बोल सकते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उन 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश है वो 1 फैराडे होता है। तो इस प्रकार आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा विद्युत अपघटनी सेल या विद्युत अपघटनी प्रक्रम, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय।